Okay, after principle of potentiometer, we are using potentiometer to find to compare EMF of two given experimental cells. Suppose you have two cells given, two primary cells given, and we have to compare their EMF with the help of potentiometer. So first of all, we prepare the primary connection of potentiometer. First of all, what? So suppose we have, suppose AB is the wire of potentiometer which is 10 मीटर लॉन्ग, है ना. तो जैसा मैंने बताया था अपन को कि नेक्स्ट टाइम हम सिंगल वायर ही यूज़ करेंगे और अज्यूम करेंगे कि ये 10 मीटर लॉन्ग है. क्लियर. पॉजिटिव पोल of a lead storage cell is connected to point A. The negative pole of the cell is connected to a key and then to a rheostat. The other part of rheostat is connected to point B. This is called primary circuit of potentiometer. When we connect this particular circuit, after that our potentiometer ready to work. अब यहाँ से ये वर्क करना चालू करेगा, right? So suppose we have two experimental cells whose EMF are E1 and E2 respectively. तो जिन दो सेलों को EMF को हमको कंपेयर करना है, दोनों के पॉजिटिव पोल पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे हम. यह है पहला एक्सपेरिमेंटल सेल, सपोज E1, इसका EMF E1 है, तो इसका पॉजिटिव पोल पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे. दूसरा सेल है एक्सपेरिमेंटल सेल E2, इसका भी पॉजिटिव पोल हम पॉइंट ए से ही कनेक्ट करेंगे. क्लियर. अब इन दोनों एक्सपेरिमेंटल सेल के नेगेटिव पोल्स का कनेक्शन हम एक टू वे की से कर देते हैं. टू वे की मतलब जब आप इस की को ऑन कर दोगे तो सेल E1 सर्किट में आ जाएगा और हम इसको निकाल के इधर पुट कर देंगे की को, तो सेल E2 सर्किट में आ जाएगा. टू वे की कहलाती है. ठीक है. टू वे की कनेक्ट रहेगी किससे? गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर के अदर एंड से जॉकी की हेल्प से हम पोटेंशियोमीटर के वायर में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट सर्च करेंगे. जे जॉकी है ये. क्लियर. तो दिस इज डायग्राम ऑफ कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट. प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट दोनों को हमको क्या कर लेना है? तैयार कर लेना. ठीक है. तो इसमें क्या नोमेनक्लेचर में हमने देखा था, सी कौन सा सेल है आपका? ए बी क्या है? सबसे पहले तो यस, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. सी लेड स्टोरेज से सेल. के की है ये सिंपल की, एंड आर एच इज rheostat. Now E1 and E2 both are perimental cell. K1 K2 टू वे की. जी गैल्वेनोमीटर.
and finally J is jockey. So this is labeled diagram of your experiment. Clear? Now we see principle and formula. Second point. तो लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लर्न किया था, एक बार दोहराता हूँ मैं, है ना, कि क्या बोला था आपने कि बिकॉज, है ना, ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल आर कनेक्टेड टू पॉइंट ए, हैंस द पोटेंशियल एट ए विल बी हायर देन द पॉइंट बी. एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, the potential gets decreasing respectively, right? For the wire of potentiometer, decrement in the potential with respect to the length is called potential gradient, and it is denoted by kappa VYL. अगर पोटेंशियल V लगाया है आपने और लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर L है, तो VYL क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर एनी पोटेंशियोमीटर. क्लियर? अब इस कंडीशन में जहां हमको नल पॉइंट मिलेगा, है ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा. ये हमने देखा था किसमें? प्रिंसिपल में. सेम प्रिंसिपल इसमें वर्क करेगा. तो हमने बोला क्या? सपोज लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर बी कप्पा. ठीक, ये हमने लेट कर लिया. अब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हम सेल E1 के लिए इसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ निकालेंगे. तो उसके लिए हमको क्या करना है? सेल E1 की K1 को प्लग कर देंगे, जिससे E1 कनेक्शन में आ जाएगा. जॉकी की हेल्प से वायर में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट सर्च करेंगे. सपोज़ पॉइंट जे पर हमको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला और हमने पोटेंशियोमीटर के स्केल से ये लेंथ मेज़र की. सपोज़ इट इज़ L1, ये L1 आई, है ना. तो हम बोलेंगे क्या? बी कप्पा एंड लेंथ ऑफ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट for cell E1. B, suppose it is L1 centimeter. Then by the principle of B L1 centimeter and length of and for cell E2 B L2 सेंटीमीटर इट इज़. तो L2 कैसे निकालेंगे? जब L1 आ जाएगा, सेल E1 का नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया हमने, L1 नोट कर लिया, राइट. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? K1 को अनप्लग करेंगे और K2 में प्लग फंसा देंगे, तो E2 कनेक्शन में आ जाएगा. अब E2 के लिए भी सेम मेथड से हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट सर्च करेंगे वायर पर और उसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे. सपोज इट इज़ L2 सेंटीमीटर. क्लियर? देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना,
हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में देखा था E इज इक्वल टू होगा कप्पा इंटू L1, यही था प्रिंसिपल नंबर, इक्वेशन नंबर 1. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E2 सिमिलरली, कप्पा इंटू L2. वी आर गोइंग टू कंपेयर बोथ EMF. सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, you get E1 by E2 इज इक्वल टू, इससे मैं इसका डिवाइड करोगे तो कप्पा टू कप्पा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, L1 बाय L2. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला. क्लियर. तो इसी तरीके से फिर हमको प्रैक्टिकल भी करना है ना. तो सबसे पहले सेल E1 की K1 को प्लग करेंगे हम. पोटेंशियोमीटर के वायर में E1 के लिए नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ L1 फाइंड कर लेंगे, नोट कर लेंगे टेबल में. अभी हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है. फिर तो अब देखना, इसी में अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी. जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसके हिसाब से हम देखें तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी कैसा. फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम तो फिक्स ही होता है. हाँ, अब हमको नोट करने में केवल 2 वैल्यूज़ नोट करनी है, L1 एंड L2 बस. तो 2 कॉलम ही आएंगे इसमें, L1 के लिए, L2 के लिए, और फाइनली आपका निकल आएगा E1 बाय E2 यहाँ पर. तो L1 मीन्स लेंथ ऑफ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, फॉर E1. सपोज इट इज L1 सेंटीमीटर. फिर लेंथ ऑफ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट for cell E2, suppose it is L2 centimeter, and then we have to find E1 by E2 is equal to कितना, L1 by L2. clear. and finally इनका मीन हम देख लेंगे, E1 by E2. तो यहाँ से कंपेयर हो जाएगा. क्लियर. तो ये हो गई आपकी क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल. मेथड जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर कनेक्शंस अकॉर्डिंग एज सोन इन फिगर. हाँ, नाउ वी पुट की K1 of cell E1 and search the null deflection point with the help of jockey and galvanometer onto the wire of potentiometer and note it down in the table. Clear. Again we unplug K1 and plug K2. K1 से निकाल के K2 में लगा देंगे, सर्च करेंगे नल पॉइंट है ना, और वैल्यू ऑफ L2 नोट कर लेंगे, E1 E2 निकल आएगा. ये हो गई आपकी फर्स्ट रीडिंग. अब ऐसा हमको 3-4 बार रीडिंग लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यस, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट 3 or 4 टाइम्स. क्लियर. ठीक है. तो इसमें इस प्रैक्टिकल में है ना, जो इस प्रैक्टिकल की मेन प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि जो प्राइमरी सर्किट में सेल जुड़ा है, लेड स्टोरेज सेल ये वाला, इसका ईएमएफ एक्सपेरिमेंटल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो आपका पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करेगा. इसी वजह से हमने यहाँ पर लेड स्टोरेज सेल को कनेक्ट किया था. और है ना, क्यों, क्योंकि लेड स्टोरेज सेल्स type of a secondary cell and its EMF is greater than other primary cells. That's why we use lead storage cell in primary circuit.
The first main thing or important thing in this particular practical. And the second thing is all the positive terminals of all used cell, whether it is in primary circuit or secondary circuit, all the positive terminals should be connected to a point A. It is also very important. नहीं तो प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर का, है ना. उसने बोला था कि पॉइंट ए का पोटेंशियल ग्रेटर होगा किससे, बी से. तो वो ग्रेटर किस वजह से है, क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड हैं, पॉइंट ए से. हाँ, तो दीज टू मेन प्रिकॉशन ऑफ दिस पर्टिकुलर. इसके अलावा आपको और पता है कि किसी भी जॉकी वाले एक्सपेरिमेंट में जॉकी को रस और रब वायर पर नहीं करना चाहिए, जोर से पटकना नहीं चाहिए और ऐसे घसीट के इसको चलाना नहीं चाहिए, है ना. ऐसे आराम से उठा के ऐसे टच कराना चाहिए ऐसे. तो ये सिंपल जो अदर प्रिकॉशन है वो तो है, ये दो मेन इसके हो गए. यस, तो प्रिकॉशन, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन नंबर 1 इज द EMF ऑफ lead storage cells should be greater than the experimental cell, and all positive terminals of all the cells should connect it to point A. Clear? Now we see internal resistance of a cell. So your next experiment of potentiometer to find internal resistance of a cell with the help of potentiometer, है ना. तो देखो पोटेंशियोमीटर से ये काम भी किया जा सकता है भाई. ये क्षमता वोल्ट मीटर में नहीं है. वोल्ट मीटर से हम EMF और पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करके नहीं दे सकता. ये एक और बेनिफिट है किसका, पोटेंशियोमीटर का. इसके अलावा ये एक्यूरेट वैल्यू तो देता ही है, मैंने बताया था आपको वोल्ट मीटर से, है ना. एक ये वाला जो काम है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये वोल्ट मीटर नहीं कर सकता, ये पोटेंशियोमीटर बस कर सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का मतलब क्या है. तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर तो आप समझते हो, हाँ, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल ऑफ द वायर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना. तो अब सेल देखिए कैसे बनते हैं. सेल क्या करते हैं अपन, किसी पॉट में कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं, एनोड एंड कैथोड. सेल ऐसे बनते हैं, है ना. और ड्यूरिंग रिएक्शंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस इनसाइड द सेल ऑल्सो. सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिससे हमको बाहर वाले सर्किट में फ्लो ऑफ करंट मिलता है. सेल ऐसे वर्क करते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शन के दौरान फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जिससे करंट फ्लो होता है. हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अगेंस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. तो इनसाइड इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड टू एनोड फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से आउटर सर्किट पर हमको एनोड टू कैथोड करंट का फ्लो मिलता है आई. इसलिए बैटरी में करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि इसके इनसाइड इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल. दैट्स वाई अगेंस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. तो ये देखो अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स का मूव या करंट का मूवमेंट हो रहा है. तो द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट inside the cell in the flow of current is called internal resistance of the cell. हाँ, करंट के फ्लो में इलेक्ट्रोलाइट जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसीलिए इसमें इंटरनल वर्ड लगा है. सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, और बाहर वाले वायर में जो रेजिस्टेंस होगा उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बोलते हैं. ये ओम्स लॉ वाला रेजिस्टेंस है.
इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से शो किया जाता है। आपने देखा था ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक कंडक्टर नॉट फॉर लिक्विड कंडक्टर्स, मतलब अंदर वाले रेजिस्टेंस में, है ना, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल समझ में है। तो व्हाट द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सपोज, है ना, हमने क्या किया हुआ है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है R, और इससे एक सेल कनेक्ट कर दिया है, यही वाला। सपोज सिंबल में तो सेल ऐसे बना लेते विद द हेल्प ऑफ K। द EMF ऑफ द सेल इज E एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बी R, सपोज स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। नाउ व्हेन वी पुट की K, current I established in the circuit flows through external resistance also, है ना। Let the potential across the ends of the external resistance be capital V। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across an external resistance R, capital R। Potential across the ends of the external resistance be V and current flowing through the circuit be capital I। Now then by Ohm's law, है ना, I की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, V/R होगा। लेकिन ये देखो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको, I की वैल्यू V/R होगी। लेकिन ये देखो कि अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो पूरे पोटेंशियल V अक्रॉस R है। फिर मैंने आपसे हमने देखा भी था कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF तीनों एक ही बात होती है। EMF बैटरी के टर्मिनल्स में होता है और पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच का होता है, और पोटेंशियल, है ना, होते तीनों एक ही। तो अगर मैं बोलूं कि EMF, लेट EMF ऑफ सेल BE इज इक्वल टू E। नाउ टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ऑफ द सर्किट, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R होगा पूरे सर्किट का, राइट। नाउ इन दिस केस बाय ओम्स लॉ, द रियल वैल्यू विल ऑफ I इज इक्वल टू वॉट, V की प्लेस में E आ जाएगा। अभी बताया मैंने V/R ही लगा रहे हैं हम, तो E, है ना। देखिए EMF किसी भी सर्किट का EMF सबसे बड़ा पोटेंशियल होता है भाई। इसके बाद जो भी आप 2 पॉइंट में नापोगे ना, ये वैल्यूज़ उससे छोटी होती है। तो अगर मैं होल सर्किट की बात करूं तो होल सर्किट का पोटेंशियल कौन सा कहलाएगा, E। ये जो है ये सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के लिए है। EMF की वैल्यू हमेशा किसी भी 2 पॉइंट में जो भी पोटेंशियल होगा उससे बड़ी ही होगी किसी सर्किट, है ना। तो होल EMF एंड होल रेजिस्टेंस पर ओम्स लॉ मैंने ये लगाया, तो क्या आएगा, E/R की जगह पर क्या यूज़ होगा, R प्लस R। करंट I की वैल्यू तो पूरे सर्किट के लिए एक जैसी है ना, तो इसमें भी जो करंट I फ्लो होगा वही करंट पूरे सर्किट से जा रहा है, मतलब I की ये वैल्यू और I की ये वैल्यू दोनों कैसी होंगी, सेम। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमको वैल्यू मिलेगी क्या, E/R प्लस R
इज इक्वल टू वी बाय आर। यस, सॉल्व द इक्वेशन। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो v इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल आर आएगा, मल्टीप्लाई, तो v इंटू आर प्लस v इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल आर। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है ये, तो इसका साइड चेंज कर दे रहा हूँ मैं, तो मिलेगा v इंटू आर इज इक्वल टू ई इंटू आर माइनस v इंटू आर, माइनस आर कॉमन, कैपिटल आर कॉमन, तो क्या मिलेगा इनसाइड ब्रैकेट ई माइनस वी आएगा। v का साइड चेंज करो, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो स्मॉल r मिलेगा क्या, r ऐसे ही रखते हैं अपन, v को यहाँ भेज रहा हूँ मैं सेपरेट डिवाइड, तो e बाय v माइनस v बाय v दैट इज 1। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई बाय वी माइनस 1 कर दो तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पता चलेगा। ठीक, और ये वैल्यू पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल की निकाल सकते हैं, देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। फ़िलहाल मैंने फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है, इसका यूज़ करूँगा मैं अगले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ऐसे आता है, क्लियर है।